हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस वी एस टू चैनल। सो ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी गैप के बाद बना रहा हूँ बिकॉज काफ़ी टाइम से आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाया। बट नाउ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। सो अब मैं दोबारा से वीडियोस बनाना शुरू कर दूँगा आप लोगों के लिए। तो आज जो ये वीडियो है, इस अभी एक ये नई सीरीज़ हम शुरू करेंगे जिसमें मैं साइड बाय साइड नक्षत्र सीरीज़ के साथ ये सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें एक्चुअली किसी ने मेरे को बोला, मेल लिखा कि थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में बताएं कि जब प्लैनेट किसी घर में बैठा होता है तो वो क्या सिग्निफाई करता है, कौन सा प्लैनेट कैसे कैसे सिग्निफाई करता है। सो हम ये सीरीज शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, सेकंड हाउस में बैठा है तो क्या इंडिकेट करता है, थर्ड में बैठा है, फोर्थ में, इस तरीके से डिफरेंट हाउसेज में जब एक प्लैनेट बैठता है तो वो क्या इंडिकेट करता है। सिमिलरली इसके बाद और इसी के साथ हम पैरेलली डिस्कस करेंगे जब वो एक प्लैनेट किसी पर्टिकुलर हाउस और पर्टिकुलर साइन में बैठता है। सपोज अगर सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस में और लिब्रा में बैठा है, या सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में वर्गो में बैठा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है। बिकॉज बीइंग इन फर्स्ट हाउस इज़ अ डिफरेंट थिंग। फर्स्ट हाउस में होना उसका एक अलग चीज़ है, बट उसके साथ वो किस साइन में है, किस साइन में है फर्स्ट हाउस के साथ, वो किस साइन में है, अगर वो वर्गो में है, कन्या राशि में है, या अगर लिब्रा में है, तुला राशि में, तो वो क्या इंडिकेट करेगा। क्योंकि बिकॉज तब दो चीज़ें कंबाइन कर जाएंगी, एक तो हाउस और दूसरा साइन। बट अभी जो हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे वो ये स्टार्ट करेंगे कि जब एक प्लैनेट किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठता है तो वो क्या सिग्निफाई करता है, वो क्या इंडिकेट करता है, हमें क्या बताता है, कुछ जनरल चीज़ों के बारे में जो कि बहुत ही जनरल होंगी और वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स से चेंज हो सकती हैं कि और प्लैनेट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं और क्या कहते हैं, वो अगर किस साइन में बैठा है, कितनी डिग्रीज में बैठा है, फिर नक्षत्र जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं वो किस नक्षत्र में बैठा है, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके वो चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। बट जनरली अगर हम देखें कोई एक प्लैनेट किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठा है, किसी पर्टिकुलर घर में बैठा है, तो वो क्या सिग्निफाई, क्या इंडिकेट करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सैटर्न से। तो सैटर्न और हम लेंगे पहले घर से लेकर 12वें घर तक जाएंगे सैटर्न को लेके। सो अगर सैटर्न यानी कि शनि अगर पहले घर यानी फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो वो क्या इंडिकेट करता है और क्या कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि दिग्बाला यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के हर प्लैनेट की किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठ के होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सैटर्न की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इज़ इन 7th हाउस, यानी कि जब वो 7वें घर में बैठा होता है तो सैटर्न को सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। बिकॉज सैटर्न जिस तरीके का प्लैनेट है वो पब्लिक मासेस को लाइक करता है, तो वो 7th हाउस में उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। और फर्स्ट हाउस जो कि उसका ऑपोजिट हो गया तो उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है सैटर्न के फर्स्ट हाउस में बैठने का कि फर्स्ट हाउस में सैटर्न को बिल्कुल भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती, यानी कि दिग्बाला उसका क्या कहते हैं, सैटर्न को बिल्कुल नहीं मिलता। सो अगर आप लोग कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो, हाउसेस, प्लैनेट्स या दिग्बाला क्या है या प्लैनेट्स क्या हैं, हाउसेस में कैसे इंडिकेट करते हैं, और भी अगर इस तरह की वीडियोस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हों या एस्ट्रोलॉजी के लिए एस्ट्रोलॉजी में नए हों, तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए, टाइप इन कीजिए शिखर वत्स मेरा नाम, और आप लोग को मेरे सारे वीडियोस मिल सकते हैं वहाँ पे। वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप ज़्यादा बेहतर समझ सकें आप वो देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर सैटर्न पहले हाउस यानी कि पहले घर में बैठा होता है, सैटर्न यानी शनि, तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं मिलती है। तो वो ऑलरेडी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया सैटर्न के। तो दूसरी चीज़, हमारा जो पहला हाउस होता है उसे हम लग्न भी कहते हैं। लग्न यानी एज एन होल हमारी पूरी बॉडी, जिसको हम फर्स्ट हाउस से सिग्निफाई करते हैं और हम बोलते हैं कि फर्स्ट हाउस का स्ट्रांग होना, लगन का स्ट्रांग होना, लगन लॉर्ड का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब लगन में मेलेफिक्स आ जाएंगे या मेलेफिक्स उसको एस्पेक्ट करेंगे, उसको दृष्टि से उसको दृष्टि डालेंगे, तो वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। पर वो और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि सैटर्न के साइन में बैठा है। अगर वो अपने मित्र साइन या अपने एक्सल्टेशन यानी जिसमें उच्च राशि का हो जाता है जैसे लिब्रा, या अपने स्वराशि यानी कि अपने ही साइन में बैठा हो, तो थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। बट इन जनरल ये रूल है कि अगर मेलेफिक्स आपके फर्स्ट हाउस में है तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव हो जाता है आपके लग्न के लिए। तो
सैटर्न यहाँ बैठ के थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है लगन के लिए, क्योंकि एक तो उसकी डायरेक्शन स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है, दूसरा सैटर्न इज़ अ स्लो मूविंग प्लानट, सो वेर एवर इट सेट्स, यानी जहाँ वो बैठता है वो एक स्लो मूविंग प्लानट है, बहुत ही जिसे कहते हैं मंद गति से चलने वाला प्लानट। तो वो इंसान को अब अगर वो आपके लगन में आके बैठ गया है तो ऑब्वियसली वो आदमी को यानी कि पर्सन को भी वैसा ही कुछ कुछ बना देगा। तो वो थोड़ा सा डिसीजंस लेने में या फिर एक इन जनरल वो इंसान थोड़ा सा बॉडी वाइज स्लो हो सकता है, या वो उतना फास्ट नहीं होगा जितना कि और लोग कंपैरेटिवली। अगर आपका मेरे ख्याल से अगर मार्स बैठा है या सन बैठा है तो शायद लोग थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उस केस में बट ये हर केस के लिए ट्रू नहीं है। सो इसको एक जनरल सिनेरियो में मत लीजिएगा, ये कुछ कुछ लोगों के लिए डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स ये बात एक जनरल वे में ट्रू है कि सैटर्न अगर बैठता है तो थोड़ा सा स्लो कर देता है इंसान को। दूसरा, सैटर्न जब लगन में आ जाता है, फर्स्ट हाउस में आ जाता है, तो वो कोई भी आपकी चीज़ें लगन से, बिकॉज एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर लगन, हर चीज़ लगन से रिलेटेड होती है। लगन का स्ट्रांग होना, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो थोड़ा सा आपके अपने कामों को स्लो कर देगा। आपका कोई भी काम होना होगा तो वो धीरे धीरे होगा, अटक अटक के होगा, बिकॉज दैट्स वॉट सैटर्न इज। सैटर्न रिप्रेजेंट डिलेज, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है रुकावटें, डिलेज, रुकावटें या किसी चीज़ में कोई दिक्कत आना, देर से होना, ये सब सैटर्न इंडिकेट करता है। तो ये जब आपके लगन से जुड़ जाएगा तो ये सब चीज़ें आपका लाइफ का पार्ट बन जाएंगे, एंड स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ, दैट इज टिल 35 ईयर्स। और मे बी सैटर्न रिटर्न जिसे हम बोलते हैं कि जब सैटर्न वापस घूम के उसी राशि में दोबारा आ जाए अपने ट्रांजिट्स के थ्रू, तो वो उसके बाद से उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है सैटर्न जहाँ भी बैठा होता है। तो ये सैटर्न रिटर्न के ऊपर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सैटर्न रिटर्न थोड़ा सा क्या होता है कि जब पैदा होते हैं तो जिस घर में आपका सैटर्न बैठा होता है, तो आपको पता है कि अर्ली ट्रांजिट में सैटर्न एक डिफरेंट हाउस में मूव करता है और 2.5 साल हर एक घर में रहता है, हर एक हाउस में रहता है। तो जब वो 2.5 साल करते 12 घरों को पार करता हुआ 30 साल बाद वापस उसी घर में आ जाता है जहाँ वो आपके जन्म के स्थान में होता है। तो हर इंसान के पैदा होने के 30 साल बाद उसका सैटर्न रिटर्न आता है। तो जब सैटर्न रिटर्न आता है तो 30 साल, या हो सकता है किसी का 27.5 भी आ जाए, थोड़ा सा उसमें अगर एकदम ही बिल्कुल बाहर आ रहा हो राशि से जब आप पैदा हुआ, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। तो जब सैटर्न रिटर्न या फिर मिड लाइफ के बाद सैटर्न का इफेक्ट थोड़ा सा जिस हाउस में बैठता है उस हाउस के रिलेटेड कम हो जाता है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो वो ऑब्वियसली आपके थर्ड हाउस को देखेगा, अपने थर्ड दृष्टि से, यानी थर्ड एस्पेक्ट से 10th हाउस को देखेगा और 7th हाउस को देखेगा। तो जब वो 7th हाउस को देखता है जहाँ जब उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, तो डेफिनेटली वो शादी में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा डिले करा देता है। एंड ये इट इज़ अ जनरल फिनोमेना, ये जनरल क्राइटेरिया भी है कि अगर सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो 7th हाउस में जब वो देख रहा हो या 7th हाउस में बैठा हो तो इंसान को मैरिज थोड़ा लेट एज में ही करनी चाहिए, वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर और होता भी है ज़्यादातर कि ऐसे लोगों की शादी थोड़ा लेट ही होती है, बट अगर जल्दी हो रही हो तो उनको देर से ही करनी चाहिए, अदरवाइज मैरिज में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है सैटर्न, तो यानी सैटर्न रिटर्न के बाद या आफ्टर योर 30s और मे बी नियर योर 30s लाइक 28, 29, लेट 28, 29 में अगर आप शादी करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और सैटर्न डेफिनेटली जब आपके 10th हाउस पे एस्पेक्ट करेगा तो वहाँ भी वो आपको करियर से रिलेटेड डिले दे सकता है, और या आपके बिकॉज 7th हाउस इज़ योर स्टेटस, योर रिकॉग्नाइजेशन, तो फिर वो आपको थोड़े से वहाँ पे प्रमोशंस में या फिर जॉब में, करियर में थोड़ी सी रुकावट या डिलेज, ये सब चीज़ें देगा आपको, क्योंकि वो 10th हाउस को भी एक्सपेक्ट करता है। तो इन ऑल सैटर्न फर्स्ट हाउस में एक जनरल परसेप्शन से इट इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लानिटरी पोजिशन, बट डिपेंडिंग ऑन दी अदर फैक्टर्स ऑल्सो कि और प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, वो सैटर्न किस साइन में बैठा है, कितनी डिग्रीज में बैठा है, एक्सल्टेशन साइन में है या डेबिलिटेशन साइन में है, या और कोई योग बना रहा है कि जैसे कि और बहुत सारे डिफरेंट राजयोग होते हैं हमारे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में भी और पराशर एस्ट्रोलॉजी में भी। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद, ये सारे फैक्टर एनालाइज करने के बाद ही कंक्लूजन निकाला जाता है किसी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के लिए। बट इन जनरल जो बातें मैंने आपको बताई वो इन जनरल अप्लाई होती हैं, हर पर्सन टू पर्सन वो अप्लाई नहीं होती। सो फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था। जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठता है तो वो जनरली क्या इंडिकेट करता है, क्या सिग्निफाई करता है, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सैटर्न सेकंड हाउस में कैसे जब बैठता है तो क्या इंडिकेट करता है थर्ड हाउस में, एंड टिल 12th हाउस। एंड
उसके बाद हम लोग और प्लैनेट शुरू करेंगे सैटर्न के बाद, सन, मून, मार्स, ऑल अदर प्लैनेट्स विल गोइंग टू डिस्कस, एंड साइड बाय साइड हम अपनी नक्षत्र सीरीज़ भी कंटिन्यू रखेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें या मेरे वीडियो को लाइक करें. और अगर आपके कोई भी कमेंट्स, क्वेश्चंस कुछ भी हो तो वो कमेंट सेक्शन में डालें और मैं उनका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा. और अगर आपको कोई और भी डिफरेंट वीडियो बनानी हो किसी टाइप की, जैसे कि मेरे को ये मेल आया कि प्लैनेट्स के बारे में, कि प्लैनेट्स जब डिफरेंट हाउसेज में बैठते हैं तो कैसे क्या क्या इंडिकेट करते हैं, तो मैं ये वीडियो सीरीज शुरू करिए. अगर आपको भी इसी तरीके से कुछ चीज़ जाननी हो या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें या मेरे ईमेल आईडी पे shikhar.vats@gmail.com पे भेज दें, तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा. सो थैंक यू गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.